नमस्कार, आप देख रहे हैं रणवीरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीत कुमार। नेताजी कहिन के अगले एपिसोड में आज हम मौजूद हैं वाराणसी उत्तरी विधानसभा में, जहां हम बात करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर आशीष जायसवाल से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं चुनावी मुद्दों को। बारे में कुछ बताएं, आप राजनीति में कैसे आए और आप विधानसभा क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में हम सब हमेशा हैं। बस ये है कि हमारे सहभागिता का स्तर अलग अलग होता है। कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई विधायिका में है, कोई चाय पर चर्चा कर रहा है, उतनी राजनीति है। राजनीति एक बड़े स्तर पर हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारा परिवेश कैसा होगा, हमें सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। अगर हम बीमार होंगे तो हमें स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा या आने वाले समय हमारी धरती का भविष्य कैसा होगा, ये सारी बातें राजनीति ही तय करती है और हम सब हमेशा राजनीति में होते ही हैं। तो ये बस सहभागिता का स्तर बदलता रहता है। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, कोविड के समय में जो अव्यवस्था थी प्रशासनिक, डॉक्टरों का इलाज के लिए तो थे, लेकिन जो डॉक्टरों को इलाज के लिए सुविधाएँ चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, दवाइयों की कमी हो, बेड का अव्यवस्था हो, और जो लोगों की मृत्यु हुई दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें जो डेड बॉडीज़ का प्रॉपर जो संस्कार होना चाहिए, उसके लिए जो सिस्टम बनना चाहिए, ये सब कुछ बिल्कुल अव्यवस्थित था पूरे कोरोना के समय में। और मुझे डॉक्टर के रूप में ये लगा कि आप अपनी डॉक्टर के रूप में जिम्मेदारी तो निभा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक मसले हैं जिसमें डॉक्टरों का होना और उन निर्णयों को ढंग से वो निर्णय हो, उसको देखना ये ज़रूरी है। और इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और जो निर्णय लेने वाली राजनीतिक शक्ति है उसमें सहभागिता की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग राजनीति में। कोई ऐसा नेता जो आपको राजनीति में आने में प्रेरित किया हो? देखिए, हमारे देश में आम लोगों को राजनीति से जोड़ने का और बड़े स्तर पर लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो काम हुआ, वो आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने किया। और उनका जो सपना था आम भारतीय को, भारत के आम लोगों को, भारत के ग्रामीणों को राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यह जो विचार है वो आज़ादी के इतने सालों बाद भी धरातल पर नहीं हो पाया है। तो यही मेरी मूल प्रेरणा है कि आम व्यक्ति जो भारत का है वो राजनीतिक रूप से जागृत हो, समर्थ हो, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें उसकी सीधी सहभागिता हो, देश के निर्णयों में सहभागिता हो, और यही मेरा राजनीतिक आदर्श है। सर, चुनाव लड़कर अब कैसे दावा के साथ आप चुनाव जीतोगे? देखिए, विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत छवि और आपकी व्यक्तिगत सोच, विधानसभा के लोगों से आपका जुड़ाव, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। केवल पार्टी लाइन पर ही सारे वोट नहीं पड़ते हैं। और हम लोग 2015 से एक संस्था के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जीवन वर्षा ट्रस्ट करके एक संस्था है, उसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, लोगों की मदद करना, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको जो हार्ट की सर्जरीज़ के लिए मदद करना, छोटे छोटे कैंप लगा करके निःशुल्क दवाइयों का वितरण करना, और एक जो जागरूकता होनी चाहिए मेडिकल सेक्टर के लिए, लोगों के लिए, वो हम लोग इस संस्था के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं। और क्षेत्र के लोगों से एक व्यक्तिगत जुड़ाव है हम लोगों का, और व्यक्तिगत तौर पर लोग हमें जानते हैं। तो जब हम वोट मांगने के लोगों के पास जाएंगे तो हमें ये नहीं कहना है कि हम नए हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे। हम पहले से लोगों के लिए कर रहे हैं, बस उन्हें बताना है कि हम कर रहे हैं, हम और बेहतर करेंगे। अगर आप हमें राजनीतिक शक्ति में सहभागिता देंगे तो हम और बेहतर आपके लिए काम करेंगे। वर्तमान उत्तरी विधानसभा के विधायक के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जनप्रतिनिधि के बारे में उन्हें पिछले 10 साल से विधानसभा के लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया, और उनके बारे में क्या कहना है तो क्षेत्र की जनता ज़्यादा बेहतर कह पाएगी। लेकिन वर्तमान में असंतोष है, और अगर आप खासकर जो कोरोना का समय बीता 1.5-2 साल का, उसमें आप देखें तो क्षेत्र के लोगों को हर तरह की असुविधा हुई, चाहे वो भर्ती से संबंधित हो, दवाइयों से संबंधित हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या खाने पीने की समस्याएं हों, या ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हों, इमरजेंसी एम्बुलेंस, बहुत सारी व्यवस्थाएं रही, और सारे जनप्रतिनिधि सीन से बिल्कुल गायब थे। तो यह बहुत काफ़ी है ये बताने के लिए कि जनता क्या समझ रही है इस समय जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों के बारे में। और जो एक जुड़ाव होना चाहिए लोगों से, लोगों की समस्याओं से, और जो उपलब्धता होनी चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं रही है, और लोगों में इस बात को लेकर बहुत असंतोष है।
और जो जनप्रतिनिधि वर्तमान समय में हैं उन्हें खुद भी इस बात का एहसास होगा, और बाकी तो जनता चुनाव में जवाब देगी। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से पिछले 2 चुनावों से भाजपा का दबदबा रहा है, इसको तोड़ने के आपके पास क्या रणनीति है? आप क्या किस मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत ही साधारण हैं। सरकार पिछले 5 साल से गड्ढा मुक्त सड़कें बना रही है, हज़ारों करोड़ रुपए उस पर लगा चुकी है। विधानसभा क्षेत्र, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में भी फाइलों में सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। आप लेकिन विधानसभा क्षेत्र में जाइए, कोई भी 1 किलोमीटर की सड़क आपको साबुत नहीं मिलेगी, कहीं हर 10 कदम पर आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। तो सरकार के जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें इतना ज़मीन आसमान का अंतर है, और वह अंतर ही हमारा वास्तविक मुद्दा है कि जब सरकार ने तो आपकी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी, अब आप गड्ढे में रह रहे हैं तो ये क्षेत्र के लोगों की गलती है, या आप गड्ढे में रह रहे हैं। और यही वास्तविक मुद्दे हैं कि सरकारी कागज़ों में सारी सुविधाएं उपस्थित हैं और लोगों को कोई सुविधा नहीं है। चाहे साफ़ पानी की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा से संबंधित बात कर लीजिए, चाहे सड़कों की बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों की बात करिए, जो कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस समय। और ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये ही सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोगों के घर घर जा रहे हैं हम लोग, उन्हें सारी बातें बता रहे हैं, और लोग इस बात से बहुत प्रभावित भी हैं कि वास्तव में कागजों में ही काम किया जा रहा है और ज़मीन पर हकीकत में कोई काम पिछले 5 सालों में, 10 सालों में हुआ नहीं है। आप जनता की किन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं अभी? देखिए, हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सबसे जो पहली हमारा प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य से ही लेकर है। हम लोग क्षेत्र के लोगों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें निःशुल्क डॉक्टर से मिलने की सुविधा, और एक व्यक्ति जो गरीब है, जिसे नहीं पता है कि अगर वो बीमार है तो उसे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर कोई किसी को हार्ट की बीमारी हो सकती है, किसी को पेट की बीमारी हो सकती है, किसी को फेफड़े संबंधित बीमारी हो सकती है। तो हम लोग एक फ्री टोल फ्री नंबर और एक फ्री हेल्थ कार्ड सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के लोगों को वो कार्ड दिया जाएगा। उस पर वो कॉल करके अपनी समस्या बताएंगे और उन्हें जो पहला कंसल्टेशन, एक फ्री डॉक्टर का कंसल्टेशन मिलेगा, और उन्हें ये भी पता चलेगा कि उन्हें क्या बीमारी है और उन्हें किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो उनके क्षेत्र में कौन सा अच्छा डॉक्टर है, और जो पहला कंसल्टेशन होगा वो हम लोग संस्था के माध्यम से उसको फ्री करके इस मुहिम को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, तो आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काम करने की सोचा है, पर उत्तरी विधानसभा खास तौर पे कारोबारियों का जगह माना जाता है, तो उन कारोबारी के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो व्यापार का मुद्दा है, चाहे वो छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक आपका जो ठेला रेहड़ी पटरी दुकानदारों की समस्या है। आज तक नगर निगम कोई वहाँ पर एक वेंडिंग जोन नहीं बना पाया, न तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कोई व्यापार का स्थान नहीं निर्धारित हो पाया कि वो कहाँ अपना ठेला पटरी लगाएं। उनको अवैध रूप से उसके लिए पैसा देना पड़ता है, और जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो सबसे पहले उनको सड़कों से भगा दिया जाता है। उनका व्यापार 2 दिन 3 दिन, कोई भी वीआईपी आता है तो प्रभावित होता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और नगर निगम क्षेत्र में जो वेंडिंग जोन्स बनने चाहिए उस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और वेंडिंग जोन बने उसको देखेंगे। जो बाकी छोटे व्यापारी हैं, और उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जीएसटी का मुद्दा है, जीएसटी पोर्टल पे ठीक से काम नहीं करता है, और अगर आपका ऑन टाइम फाइलिंग नहीं हो पाए तो अनावश्यक रूप से उसमें आपको पेनल्टी और फाइन्स भरने पड़ते हैं। इस मुद्दे को भी हम लोग देखेंगे। और मुद्दे तो स्टाम्प से रिलेटेड भी हैं। आप देखिए कि जो स्टाम्प विक्रेता है उसमें जो पहले कमीशन मिलता था 1 से 5% तक होता था, उसको पूरा सेंट्रलाइज़ कर दिया गया है, और पूरे उत्तर प्रदेश का स्टाम्प एक ही जो वेंडर है वो बेचता है, और बाकी सारे वेंडर्स को बैंक के थ्रू उनसे ख़रीदना पड़ता है, और उनमें शायद उनको मार्जिन मनी 1% से भी कम है, जिसमें कि उनको अपने जो खर्चे हैं वो चलाना भी मुश्किल है। तो ये गलत नीति है प्रदेश सरकार की, इसको भी हम लोग देख रहे हैं और इस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे। और जो व्यापारी हैं, जो बाकी क्षेत्रों से भी जुड़े व्यापारी हैं, जैसे सर्राफा व्यापारी हैं, और जो हॉलमार्क का मुद्दा है वो भी एक हर व्यापारी इतने बड़े स्तर पर हॉलमार्किंग करा पाए, और उतनी अभी हमारे पास हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं इतने बने हैं कि सारे जो गहने हैं या जितने हैं सारे उनको समय से हॉलमार्किंग करके उनको मिल पाए। तो ये भी, इस पर सराफा व्यापारियों का भी एक लगातार विरोध चल रहा है, और इसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि उनकी मदद हो पाए। सीधा सवाल, जनता, उत्तरी की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भाई पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब गुंडे मवाली और अपराधी और ठेकेदार ही चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो हमें तो उसी में चुनना है। तो क्षेत्र की जनता के लिए विकल्प है। पढ़े लिखे समझदार योग्य व्यक्ति अगर आपके सामने चुनाव के लिए खड़े हुए हैं
और BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं कार्डियोलॉजी में, और भारत में मेडिकल सेक्टर की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो मेरे पास है। तो जो एक बड़ा मुद्दा आता है कि भाई साफ़ सुथरी, समझदार और योग्य व्यक्ति नहीं है राजनीति में, वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। एक तो जनता के पास बेहतर विकल्प हो, वो विकल्प के तौर पर हम खड़े हैं, और लोगों के बीच से हैं, यहीं पले बढ़े हैं, लोगों की समस्याएं क्या है उसको जानते हैं, और उनको धरातल पर समस्याओं को दूर कैसे करना है उसका प्लान और मैप है हम लोगों के पास। और हम लोगों को ये बात बता रहे हैं लगातार, और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारी बातों को समझेंगे और हमें वोट भी देंगे और हम लोग ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और देखा जाता है कि पूरे बनारस में भाजपा का दबदबा है और एक जाति विशेष भाजपा को वोट कर चुनाव जिताती है। तो आप इस जातीय समीकरण को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या रणनीति आपकी इस चेंज करने की? देखिए, जातीय समीकरण या जो भी ये बात कही जाती है, ये लोगों के दिमाग में ज़बरदस्ती ऊपर से थोपी गई चीज़ है। आप किसी भी युवा से मिलिए जिसके पास रोज़गार नहीं है, तो वो केवल इस बात के लिए कि वो किसी विशेष जाति का है, उसका पेट तो नहीं भर रहा है, उसे तो रोज़गार चाहिए। या जो लोग दुकान लगा रहे हैं सड़कों पर, ठेला लगा रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक विशेष जाति का है तो उसको उसी जाति की सारी सवारियां बैठती हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है। तो जाति का जो समीकरण की बात करते हैं, ये राजनीति के लोग अपना काम आसान बनाने के लिए करते हैं कि इससे आम लोगों को न तो कोई सरोकार है, न तो उन्हें कोई फ़ायदा होता है। हाँ, लेकिन यह जो जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, केवल इसलिए कि राजनेताओं का काम आसान हो जाए और वो आसानी से चुनाव जीत सकें। तो हम लोग सारी जातियों के साथ हैं और सब लोगों के साथ हैं, और सब लोग इस बात को, सीधी बात को हर लोग समझते हैं, और हम लोग इस चुनाव में ये बात साबित करके भी दिखाएंगे कि जातीय समीकरण या जातीयता कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, बेहतर ज़िंदगी चाहिए, और लोग वोट करेंगे इसके लिए। क्या युवाओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन देना या बेरोजगारी भत्ता देने से क्या देश से ये रोज़गार समस्या खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, बेरोज़गारी भत्ता देना यह एक नीतिगत विषय है। इससे जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो युवा बेरोज़गार है उसको रोज़गार ढूंढने में अगर आप मदद करते हैं, वो किसी पोर्टल के माध्यम से हो सकता है, वो आर्थिक सहयोग के माध्यम से हो सकता है, वो उन्हें बेहतर सूचना तंत्र उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। तो बेरोज़गारी भत्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नीतिगत मसला है। कुछ मसलों में आप कह सकते हैं कि कुछ हैं जो कि शायद फॉर्म या फ़ीस बार बार नहीं भर सकते हैं, तो या तो सरकारों को ये बेहतर काम करना चाहिए कि जो बेरोज़गारी के लिए जो आवेदन आ रहे हैं, जो रोज़गार के लिए आवेदन आते हैं, उनको निःशुल्क करना चाहिए। कोई 100, 200, 500, 1000 रुपये कहाँ से हो पाएगा अगर वो खुद ही बेरोज़गार है? यह ज़्यादा बेहतर तरीका है, और अगर इसे नहीं कर पाते हैं तो निसंदेह बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये इसे होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के लिए एक लाइन में अगर आपको बोला जाए तो क्या बोलोगे आप? धर्म और राजनीति का घालमेल है, यही एक शब्द उनके लिए कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए? ये विधानसभा चुनाव है, इसमें आप प्रधानमंत्री को न लाएं तो ही बेहतर है। सांसद है वो वाराणसी से? हाँ, सांसद के तौर पर आप देखें तो हमारे सांसद गायब रहे हैं कोरोना के काल में, और जब तक कोरोना था तब तक हम लोग अपने सांसद के बिना ही ये संकट का समय बीता है, और जब वो ख़त्म हो गया है तो अब सारे दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था वाराणसी को क्योटो शहर बना देंगे, तो क्या लगता है किस हद तक इस काम को पूरा किया गया अब तक? देखिए, बनारस को बनारस ही रहने दिया जाए तो ही बेहतर है। इसे क्योटो या कोई और नाम बदल देने से यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही बेहतर हो पाएँ, सड़कें अच्छी हों, लोगों का जीवन का स्तर बेहतर हो, साफ़ शुद्ध हवा हो, अच्छा पीने के लिए साफ़ पानी हो। इन मुद्दों पर काम वास्तव में हुआ नहीं है। तो क्योटो या कोई और शहर का नाम ही बदल देने या बना देने जैसा कर देंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। केवल चमक दमक का विकास जो है वो, उससे आम लोगों के जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उनकी समस्याएं उसी तरह बनी हुई हैं। विधानसभा चुनाव 5 सालों बाद आता है, और क्षेत्र के लोगों के पास मौका है एक सही व्यक्ति को चुनने का, जो आपके वास्तविक मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं उसके लिए बातचीत कर सके, उसके लिए खड़ा हो सके, उसके लिए समाधान दे सके। और विधानसभा चुनाव में वोट ज़रूर दें। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो इस समय मुहिम चल रही है, अपना वोटर कार्ड ज़रूर बनाएं,
वोट जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें और अपने मत को व्यक्त करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें। मैं यही कहना चाहूँगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।